अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एस करंट अफेयर्स विद उमर। और आज बात करते हैं द वाटर गेट स्कैंडल की। अमेरिकन हिस्ट्री से ये टॉपिक रिलेटेड है और इंस्टाग्राम पे मैंने वोटिंग कराई थी और जिस पे मैक्सिमम बच्चों ने कहा कि हमें अमेरिकन हिस्ट्री पे भी बात करनी चाहिए। सो आई रियलाइज कि कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जिनको हम करंट अफेयर्स के कुछ इश्यूज़ के साथ रिलेट कर सकें। तो बात करते हैं वाटरगेट स्कैंडल की। वाटरगेट स्कैंडल क्या था, इसके अमेरिकन पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट्स क्या थे और इस वाटरगेट स्कैंडल से जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, उनको क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाटरगेट स्कैंडल को। वाटरगेट स्कैंडल बेसिकली 1972 में मंजर आम पे आया और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे वो थे प्रेसिडेंट निक्सन। वाटरगेट के बारे में आपको बता दूं कि वाटरगेट बेसिकली वाशिंगटन डीसी में एक होटल है, उसका नाम वाटरगेट है। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है। प्रेसिडेंट निक्सन ने एक कमेटी बनाई जिसको CREP कहा जाता है, कमेटी टू री इलेक्ट द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ने उसका हेड बनाया जॉन डीन को। और ये जो कमेटी थी इसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि प्रेसिडेंट निक्सन जो है वो अगला इलेक्शन भी जीते। इन शॉर्ट प्रेसिडेंट निक्सन जो है वो दोबारा प्रेसिडेंट बने। जॉन डीन काफ़ी मेहनत कर रहे थे इस पे। और जो CREP है इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि ये प्रेसिडेंट की कैंपेन्स को मैनेज करेंगे, कैंपेन्स को डिज़ाइन करेंगे और जो राइवल्स हैं यानी कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। खैर फिर एक दिन क्या हुआ कि FBI ने 4 बर्गलर्स को वाटरगेट होटल से अरेस्ट किया। बर्गलर्स मतलब चोर हो गए, जो थीफ होते हैं, उनको अरेस्ट किया। और उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने होटल के एक स्वीट से यानी कि होटल के एक रूम से कुछ चुराने की कोशिश की है। और वो रूम क्या था, वो रिपब्लिकन्स का जो इलेक्शन ऑफिस था, इन शॉर्ट जो प्रेसिडेंट निक्सन का जो इलेक्शन ऑफिस था, उस स्वीट की बात की जा रही थी कि इन्होंने वहां से कुछ चुराने की कोशिश की है। अमेरिका में जो अक्सर जो इलेक्शन ऑफिसेज जो होते हैं वो होटल्स में होते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होती है कि होटल में सारी फैसिलिटीज़ 24/7 जो होती हैं वो चलती रहती हैं और कोई भी काम हो तो वो ईजीली हो जाता है। खैर उनको अरेस्ट किया गया और जब इन्वेस्टिगेशन सामने आई तो इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि ये जो 4 चोर थे ये कुछ चोरी करने नहीं गए थे, बल्कि ये रिपब्लिकन्स के उस इलेक्शन ऑफिस में जासूसी के आलात लगाने गए थे। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, बल्कि ये एक फेडरल क्राइम है, जासूसी के आलात लगाना। खबर बढ़ती गई और अमेरिका में तहलका मच गया। फिर क्या हुआ कि 2 जर्नलिस्ट जो थे वो मंजर आम पे आते हैं। एक का नाम है बॉब वुडवर्ड और दूसरे का नाम है कार्ल बर्नस्टीन। अब बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन बात क्या करते हैं, ये दोनों इन्होंने इंकिशाफ किया कि ये जो चोर जासूसी के आलात लगाने गए थे इनमें प्रेसिडेंट का हाथ है, ये इनको प्रेसिडेंट की इजाज़त से भेजा गया था। अब प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत सारे सवालात जो वो खड़े हो गए। यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि जो मैंने पहले जर्नलिस्ट का नाम लिया बॉब वुडवर्ड, ये अभी भी जिंदा है और उन्होंने रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप पे एक किताब भी लिखी है। खैर अमेरिका में तहलका मच जाता है कि प्रेसिडेंट जो है इसमें इन्वॉल्व है। प्रेसिडेंट जो थे वो जल्दी से एक स्पीच करते हैं और उन्होंने उस स्पीच में अपने ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उनको डिनाई किया। और प्रेसिडेंट निक्सन क्या करते हैं कि जो जॉन डीन होते हैं जिनको हेड बनाया गया था उस कमेटी का, CREP का, उनको उन्होंने डिसमिस कर दिया। जॉन डीन काफ़ी इस बात से नाराज़ होते हैं और वो उन चोरों से मिलने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो चोरों से कहते हैं कि आप चोरी वाली बात पे ही रहें, कि आप यही कहे कोर्ट में कि आप चोरी के इरादे से गए थे, आप जासूसी के जो आलात हैं उनको इंस्टॉल करने नहीं गए थे। चोर इस बात को मानने से इनकार कर देते। उसके पीछे रीज़न ये थी कि चोर कहते हैं कि हमें तो वैसे भी अब सज़ा होनी है, तो अगर हम ये कह दें कि हम झूठ बोल रहे थे पहले, तो हमें डबल सज़ा भुगतनी पड़ जाएगी। और चोर जो होते हैं वो जॉन डीन को साफ इनकार कर देते हैं। खैर जॉन डीन जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं और वो काफ़ी मीडिया में ऐसी वैसी बातें फैलाने लगते हैं। इतने में एक और इंकिशाफ होता है, एक और तहलका होता है। जो दोनों जर्नलिस्ट थे जिनकी मैंने आपको बताया, बॉब वुडवर्ड और कार्ल बर्नस्टीन, इन्होंने एक न्यूज़ दी
और उन्होंने उसको स्मोकिंग गन का नाम दिया। स्मोकिंग गन बेसिकली एक इडियम है और एक जो इररिफ्यूटेबल जो एविडेंस होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी खबर क्या थी, ये दोनों जर्नलिस्ट कहते हैं कि हमें व्हाइट हाउस क्या एक ऑफिसर है जिसको उन्होंने फर्जी नाम दिया था डीप थ्रोट, ये कहते हैं कि हमें पता चला उसके थ्रू कि प्रेसिडेंट ने CIA के चीफ को ओवल ऑफिस बुलवाया और उनसे कहा कि ये मेरे खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसको आप FBI से अपनी कस्टडी में लें और बात को रफा दफा कर दें। अब ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था जो प्रेसिडेंट पे लगाया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पे कोई इल्ज़ाम लगा दे। अब अगर ये बात ठीक है तो इसका मतलब ये है कि जो एविडेंस है उसको हैम्पर करने की कोशिश की गई है और US में ये एक फेडरल क्राइम है। एक तो प्रेसिडेंट का हुक्म जो है वो भी गैर कानूनी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये CIA का मैंडेट भी नहीं है। खैर, ये जो बात थी, ये जो इल्ज़ाम लगाया गया था, ये भी प्रेसिडेंट के खिलाफ जो चार्जशीट थी उसके अंदर ये इस बात को भी ऐड कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता जो पूरा पॉलिटिकल सेटअप होता है, मतलब राइवल्स तो थे ही इनके खिलाफ, जो अपनी पार्टी भी होती है वो भी प्रेसिडेंट के खिलाफ हो जाती है और वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो गलत बयानी से काम ले रहे, इन शॉर्ट प्रेसिडेंट जो है वो झूठ बोल रहे हैं। और होता क्या है कि जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट जो है उसको स्टार्ट किया जाए, इम्पीचमेंट की जो मोशन है उसको चलाया जाए। वोटिंग होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में और 435 में से 414 जो होते हैं वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होनी चाहिए और जो आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट होते हैं उनको सेनेट में भिजवा दिया जाता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात चलती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमें एविडेंस चाहिए प्रेसिडेंट के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि जिस दिन जो प्रेसिडेंट पे जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने CIA चीफ को बुलाया था, जो सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो उस दिन का जो डेटा होता है वो ओवल ऑफिस से मंगवा लेते हैं। उस वक्त भी डेटा पूरा स्टोर होता था और जो फुटेज होती है कैमरा की वो मंगवाई गई। उस वक्त के लिहाज से जो भी टॉप कैमरास थे वो लगे हुए थे वहाँ पे। वो फुटेज जब मंगवाई गई और उसमें देखा गया तो पता चलता है कि जो प्रेसिडेंट पे इल्ज़ाम लगा वो गलत था और CIA चीफ उस दिन वाइट हाउस आए ही नहीं थे। अब दुनिया को लगने लगा, लोगों को लगने लगा कि प्रेसिडेंट बेकसूर है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा होती है, इन्वेस्टिगेशन जब डीप होती जाती है तो पता चलता है कि जो फुटेज आई थी उसको भी हैम्पर किया गया था और उसमें से 17 मिनट्स की फुटेज गायब होती है। जब ये पता चलता है तो ऑलमोस्ट सर्टन हो जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो गिल्टी हैं और उन्होंने जान के इस फुटेज को हैम्पर किया है। इन शॉर्ट जान के सबूत को ख़राब करने की कोशिश की है। अब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पूरे मुल्क में उनकी जो बदनामी है वो बढ़ने लगती है और फिर क्या होता है कि जो सेनेट और सुप्रीम कोर्ट अगर उनका कोई भी डिसीजन आने वाला होता है उससे पहले प्रेसिडेंट निक्सन जो हैं वो अपनी प्रेसिडेंसी से रिज़ाइन कर देते हैं और सीट छोड़ देते हैं। अब जहाँ तक बात है इम्पीचमेंट की, तो सेनेट का जो काम है जो कि इम्पीच करते हैं प्रेसिडेंट को, वो किस लिए होता है कि प्रेसिडेंट को घर भेजा जाए। अब प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी सीट छोड़ गए तो सेनेट ने इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस था उसको बंद कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी प्रोसीडिंग जो है उसको कंटिन्यू करती है और वो प्रेसिडेंट को गिल्टी करार देते हैं, वो प्रेसिडेंट को मुजरिम करार देते हैं, वो प्रेसिडेंट को एक जो कानून का वायलेटर है वो करार देते हैं और प्रेसिडेंट को एक सज़ा सुना दी जाती है, उनको कन्विक्ट किया जाता है। उस वक्त के जो वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जेरल्ड फोर्ड जो होते हैं वो अपनी प्रेसिडेंशियल पावर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो निक्सन के काफ़ी करीब होते हैं और वो निक्सन के जितनी भी उन पे ये जो उनको जो सज़ा सुनाई दी जाती है वो माफ़ करवा देते हैं। प्रेसिडेंट निक्सन जेल तो नहीं जाते लेकिन प्रेसिडेंट निक्सन की अच्छी खासी बदनामी होती है, प्रेसिडेंट निक्सन की अच्छी खासी इंसल्ट होती है और प्रेसिडेंट निक्सन का जो नाम है वो आज भी अमेरिकन हिस्ट्री में वाटरगेट स्कैंडल की वजह से अच्छे अल्फाज में नहीं याद किया जाता। अब इस
के इम्पैक्ट्स क्या थे अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में। सबसे पहले तो लोग जो होते हैं वो एक किस्म के हिल जाते हैं कि लोग के वो यही कहते हैं कि हमारा जो नुमाइंदा है वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि एज आई सेड सबूत को टैंपर करना, एविडेंस को टैंपर करना अमेरिका में एक फेडरल क्राइम है। तो वो हिल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है अपने सिस्टम के ऊपर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, अपने प्रेस के ऊपर, अपनी एजेंसीज के ऊपर। और वो क्या होता है कि दो जो जर्नलिस्ट होते हैं, दो FBI के जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने उस मुल्क के नहीं बल्कि दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान को मुजरिम बना दिया। ये भी कहा जाता है कि जो दोनों जर्नलिस्ट थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स ही नहीं किया कि आप का जो सोर्स है न्यूज़ का वो हमें बताएं। जो दोनों एजेंट्स होते हैं FBI के, जो प्रेसिडेंट को गिल्टी करार देते हैं, जो प्रेसिडेंट के खिलाफ सबूत इकट्ठे करते हैं, उनके जो रिसोर्स उनके जो सोर्सेज होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इनको सामने ना लाया जाए। वो जो दोनों जर्नलिस्ट होते हैं वो अपने फ्लैट में मरे हुए नहीं पाए जाते, वो किसी एक्सीडेंट में मरते नहीं हैं, बल्कि ये बात कंफर्म हो जाती है कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, वही सब कुछ है। अमेरिका के जो लॉज हैं वही सब कुछ है। और नॉर्मल इंसान तो क्या, प्रेसिडेंट भी अगर उसको तोड़ेगा तो ना सिर्फ प्रेसिडेंट के खिलाफ मुकदमा चलेगा बल्कि उसको सजा भी सुनाई जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वाटरगेट स्कैंडल। और ऐसे ही नेशंस तरक्की करती हैं जहां पे आइन का बोलबाला होता है, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस का बोलबाला होता है, और जहां पे कानून को कानून समझा जाता है। और ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है फॉर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। This was all about Watergate scandal. Thank you so much for watching. Take care and Allah Hafiz.